मुख्य का काम तमाम कर कर दोनों दोस्त इत्मीनान से बाहर आ गए थे। इन्होंने दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया था और अब सरहद की तरफ वापस जा रहे थे। वो खसियां जिਉਂਦੇ दे मेले, तू वापस लौट जा यार, उसने अपने दोस्त से गांव की हदूद से निकलते ही कहा। नहीं नथु खां, मेरा दिल नहीं मानता, तुझे सरहद तक छोड़कर जाऊंगा, मुख्य ने कहा। नथु खां को अचानक ही ख्याल आया था कि सुबह जब बीएसएफ वालों को मोहन सिंह की लाश मिलेगी तो वो फौरन मुख्य सांसी को पकड़ेंगे, क्योंकि मुख्य का नाम ही उसने इस्तेमाल किया था और इस कत्ल का शक भी इसी पर जाएगा। कहीं बीएसएफ वाले तैश में आकर उसे मार ही ना डालें, यही सोचकर उसने अपने दोस्त से कहा था, मुख्य तू चल मेरे साथ, अभी तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पागल हो गया है क्या? मैं जानता हूँ जो तू सोच रहा है, लेकिन मेरे अचानक गायब हो जाने से तो इनका केस मेरे खिलाफ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नहीं नथु खां, मैं वापस अपने घर जाऊंगा, मुझे ये लोग जान से नहीं मार सकते। सरपंच मेरा खास आदमी है और लड़के भी सियाने हैं, वो थाने कचहरी को संभाल लेंगे, मेरा एक आध रिमांड लेंगे ये लोग, मैं काट लूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। और हाँ, अगले महीने शादी है निर्मला की, कहीं बेवकूफी न कर बैठना, मैंने ये बात तुझसे छुपाई हुई थी, इन लोगों ने निर्मला की शादी पर तेरे लिए जाल बिछा रखा होगा, ख्याल रखना। मुख्य ने ये सारी बातें एक ही सांस में कह डाली थी। यार मुख्य, मुझ पर अब इतनी पाबंदियां तो ना लगा, मैं अपनी बेटी की शादी में भी ना आ सकूं। नथु को इस बात का दुख हुआ था। नथु यार, वक्त बड़ी तेजी से हाथ से निकल रहा है, पहले वाले हालात नहीं रहे, अब सरहदें भी बहुत गैर महफूज हो गई हैं। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान ले, हनीफ अकेला है, उसकी खातिर अब तू सरहद पार आना जाना छोड़ दे। यार अभी मैं तो नहीं मर गया, मैं हर माह बाकायदगी से तुझे माल पहुंचा दिया करूंगा, मैंने अब दुनिया से क्या लेना है। 5 बेटे हैं मेरी जगह संभालने को। नथु खां यार, इस मुकाबले के बाद तो अब तेरे लिए यहाँ आना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। मुखिया मुझे बुज़दिल बना रहा है क्या? नथु खां गिले के अंदाज में कहने लगा। नहीं नथु यार, तू गलत ना समझ, मैंने कहा ना कि हालात बदल रहे हैं। अब ये साले जिसको पकड़ते हैं उसी पर जासूसी का मुकदमा बना देते हैं, और मोहने की मौत के बाद तो फौरन यही मुकदमा बनाएंगे। बस काम चलना चाहिए नथु खां, तो वो तो चल ही रहा है, मेरी जिंदगी तक तो चलता ही रहेगा। नथु खां ने इसकी तरफ जख्मी नजरों से देखा और खामोशी इख्तियार कर ली। वो बड़े बोझल दिल और कदमों से सरहद तक आया था। रास्ता ऐसा था कि जिस पर रुककर वो बात नहीं कर सकते थे। उसका जी चाहता था कि अपने 30 साल पुराने यार से बहुत बातें करे और उसे कहे कि वो अपने ये अल्फाज वापस ले ले, लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जो उसे बोलने से मायने रखी हुई थी। खुदा जाने आज वो इतना बुज़दिल कैसे हो गया था। उसके दिलो दिमाग ने उससे कहना शुरू कर दिया था कि मुखा जो कुछ कह रहा है वही सच है और वो इसकी बात मान ले। वाकई उसने कभी इस पहलू पर तो गौर ही नहीं किया था। हनीफा उसकी वाहिद औलाद थी। 2 बेटियां यके बाद दीगरे पैदा होकर मर गई थी, जिनके बाद डॉक्टर ने उसे सख्ती से कह दिया था कि अगर वो अपनी बीवी को अभी अपनी बेटियों के पास नहीं पहुंचाना चाहता तो आइंदा सारी जिंदगी उसके बतन से औलाद की ख्वाहिश ना करे। सुगरा इसकी अब बीवी ही नहीं, दुख सुख की पुरानी साथी थी, उसके चचा की बेटी थी। दोनों ने बचपन से जवानी तक का वक्त भी इकट्ठे ही गुजारा था। जुराइम की इस दुनिया में रहते हुए भी वो अभी तक इतना बेहिस नहीं हुआ था कि सूरा से मुतालिक इसके एहसासात को मौत ही आ जाती। वो तो तसव्वुर में भी उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। खुदा जाने उसने कितनी मर्तबा सूरा से कहा था कि वो उसे खुद से पहले अल्लाह ताला के यहाँ नहीं जाने देगा। उसे इस बात का इल्म था कि सूरा ने अपने होश में कभी कोई नमाज कदा नहीं की है। उसे अपने खामिद से मुतालिक कोई गलत फहमी नहीं थी। उसने जिंदगी भर नथु खां को किसी बात पर नहीं टोका था। उसे कभी नहीं कहा था कि वो सरहद पार ना जाया करे। लेकिन जैसे ही वो घर से अपने कदम बाहर रखता था, सूरा सजदे में गिरकर खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर इसकी सलामती की दुआएं मांगने लगती थी। किसी नादीदा ताकत ने मुतादिद मर्तबा उसके कानों में सरगोशी की थी कि नथु खां, तुम अपनी बहादुरी, चालाकी या मक्कारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बीवी की दुआओं की वजह से महफूज हो और इसी के सदके जिंदा फिरते हो। उसने दोबारा सूरा के बतन से बच्चा नहीं पैदा होने दिया। सारी जिंदगी सूरा उसकी मिन्नत समाजत करती रही कि मजीद औलाद के लिए वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन नथु खां कभी नहीं माना। वो इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि सूरा के होते हुए वो कभी अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को कदम भी रखने दे। आज अचानक मुख्य ने उसकी तवज्जो इस अहम मसले की तरफ दिलाई थी। वो लरस कर रह गया था। वाकई उसके लिए हनीफ की जिंदगी बहुत कीमती थी। अगर हनीफ को कुछ हो गया तो सूरा मर जाएगी, फिर इसकी जिंदगी का मकसद ही क्या रह जाएगा। उसने सोचा और गर्दन झुका ली। दोनों सरहद के नजदीक पहुंच गए थे। बस यार मुख्य, बड़ा साथ हो गया, अब तू जा, वो सामने तो सरहद है, उसने अपने दरीना साथी यानी दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नथु खां फरत जज्बात से मगलूब होकर मुख्य ने उसे गले से लगा लिया। उसके मुंह से और कोई लफ्ज नहीं निकल रहे थे। जाने क्यों उसे यूं लगता था जैसे वो आखिरी मर्तबा एक दूसरे को मिल रहे हैं। अल्लाह बेली, नथु खां ने भराई हुई आवाज में कहा। रब रखा, मुख्य ने सांस रोंदे हुए लहजे में कहा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को भीगती आंखों से रुखसत किया था। रात दोपहर ढल चुकी थी जब नथु खां अपने गांव पहुंचा। सरहद से उसके गांव का फासला बमुश्किल 8-10 किलोमीटर था। गांव के बाहर ही हनीफ उसका मुंतजिर था।
दोनों बाप बेटे इकट्ठे घर में दाखिल हुए तो सुगरा ने खुदा का शुक्र अदा किया था। नथु खां को मुखिया सांसी ने जो बात कह दी थी, उसने एक मर्तबा तो नथु खां को हिलाकर रख दिया था। उस रोज जिंदगी में पहली मर्तबा नथु ने संजीदगी से सोचा कि वाकई उसके पास हनीफ के अलावा और क्या है। ये तो खुद गर्जी की इंतहा होती अगर वो हनीफ को भी अपने साथ किसी सरहदी मुकाबले में मरवा देता। फिर जिंदगी की गाड़ी को किस तरह घसीटते। उसने तो अपने बड़ों से जिंदगी में जीने का एक यही तरीका सीखा था। ये तो सुगरा की अक्लमंदी थी कि उसने गांव की खासी जमीन खरीद कर अपने बेटे के नाम लिखवा दी थी ताकि मुस्तकबिल में उसे माशी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, वगरना तो ये मुमकिन ही नहीं था कि उसके पास कुछ जमा भी रहता, क्योंकि नथु खां ने जो कमाया जिस तरह कमाया उसी तरह उड़ा भी दिया था। इस रोज पहली मर्तबा उसने रियासत अली की पेशकश पर गौर किया था। रियासत अली उनके इलाके का MPA और नजदीकी देहात का रहने वाला था। उसने दूसरे याशी परस्त सियासतदानों की तरह अपनी कोठी तो शहर की मॉडर्न आबादी में बना रखी थी, लेकिन अपना हल्का इंतखाब नहीं बदला था। रियासत अली के आबाओ इजाद नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी की गुलामी करते आए थे। इसके हल्का इंतखाब के बड़े बूढ़े बताया करते थे कि उन लोगों ने क़याम पाकिस्तान से चंद साल पहले अपनी ज़ात बदल ली थी। उससे पहले उनका ताल्लुक छोटी ज़ात से होता था जिन्हें गाँव के लोग अपनी ज़बान में कम्मी कमीन कहते थे। रियासत अली के दादा ने अंग्रेज़ों के लिए खिदमत अंजाम देते हुए अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया था। वो अंग्रेज़ों का टाउट था और इस इलाके में सरगर्म अमल तहरीक आज़ादी के मुजाहिदों की जासूसी किया करता था। अपनी इन्हीं खिदमत के एवज़ वो मज़ारे से मालिक की हैसियत इख्तियार कर चुका था। उसने इस इलाके के बड़े बड़े डाकू अंग्रेज़ पुलिस को गिरफ्तार करवाए थे। एक ऐसे ही डाकू जिसे मकामी लोग अपने लिए रहमत खुदाबंदी ख्याल करते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों के नज़दीक डाकू और कातिल की हैसियत रखता था। एक रोज़ रियासत अली के दादा ने बहाने से अपने यहाँ बुलाया और खाने में जहर देकर मार डाला। उसकी इस हरकत को इस डाकू के साथियों ने माफ़ नहीं किया और इतनी अज़ियतनाक मौत से दो चार किया कि अगर इस ख़ानदान में गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो दोबारा कभी इस जलील काम में हाथ ना डालते। लेकिन परदादा की मौत का जो इनाम इन्हें मिला उसने तो ख़ानदान की आंखें ही खोल कर रख दी। एक दिन इलाके का अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर वहाँ आया। उसने रियासत अली के दादा को घोड़ी पर चढ़कर उसे भगाते रहने की तलकीन की और चंद घंटों के अंदर वो लोग सैकड़ों एकड़ अरादी के मालिक बना दिए गए। अरादी के हकीकी मालिकों को उनके लिए मदारे बनकर बाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। रियासत अली के दादा के हाथ इतनी बड़ी जागीर लगी थी कि उसके खून का खमीरा ही बदल गया था। वो लोग हैरान रह गए थे कि अब सरकारी दरबार में उनके नाम के साथ शाह का वो कबिल इस्तेमाल होने लगा था। बंधु उसका नाम था जो अब बंदे अली शाह में तब्दील हो गया था। उसने अपनी जागीर पर बसने वालों को सख्ती से इस बात का पाबंद कर दिया था कि उसे शाह साहब कहकर मुखातिब किया जाए। अगर किसी ने उसका शजरा जानने की कोशिश की तो बंदे अली शाह ने उसे थाने भिजवा दिया। रियासत अली के वालिद की जिंदगी में चंद लोग ही ऐसे जिंदा रह गए थे कि जिन्हें इनकी असलियत का इल्म हो। इस दौरान पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। रियासत अली का बाप अंग्रेज का गुलाम होने के नाते जी जान से उनकी खिदमत में जुट गया। फिर उसने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरकार दरबार से ताल्लुकात का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उसे सियासत की सुध-बुध हो गई और इसने अंदाज़ा कर लिया था कि पाकिस्तान को मौज़ वजूद में आने से अब इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि कुदरत इस फैसले पर साथ कर चुकी है। अंग्रेज़ ने बरे सगीर से जाने का फैसला किया तो क्या में पाकिस्तान से वो मुश्किल चंद माह पहले रियासत अली शाह के वालिद ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके अंग्रेज़ आका उसे ऐसे ऐसे सियासी दाव पेच सिखा गए थे कि जिनसे उस जमाने के सीधे साधे मुसलमानों की आशनाई नहीं थी। शाह साहब ने वो सारे सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए और देखते ही देखते गांव की सतह से उठकर तहसीलदार फिर जिले की सतह के लीडर बन गए। जिन बेचारों के साथ उनके बड़ों ने जुल्म किए थे उनकी आवाज़ें सियासत के नकार खाने में तोती की आवाज़ जितनी हैसियत भी इख्तियार न कर सकी। ना ही किसी के पास इतना वक्त था कि बैठकर उनकी दुखों भरी दास्तान सुनता रहे। शाह साहब ने अपने मादी की तरबियत के बलबूते पर उस इलाके की लीडरशिप से ताल्लुकात कायम कर लिए। वो भी कोई लोग बहुत अच्छे नहीं थे। इनमें ज़्यादा तादाद उन मौका परस्तों की थी जो हवा के बदलते रुख के साथ उड़ते हुए मुस्लिम लीग के दामन में आ गिरे थे और अब इसकी डफली बजा रहे थे। बड़े और छोटे चोरों ने मिलकर मकामी अवाम का इस्तेसाल शुरू किया और ये रस्म पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादा जोर शोर से जारी रखी। इलाके के तमाम बड़े ओहदों पर शाह खानदान ही काबिज रहता। जिन लोगों ने क़याम पाकिस्तान के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए थे, अपनी लाखों के जदादों से हाथ धोए थे, वो बेबस ये तमाशा देख रहे थे। कभी भी कोई ज़बान अगर उनके खिलाफ जहर उगल देती तो अपनी मक्काराना सियासत के बलबूते पर ये लोग बोलने वाले का मुंह दौलत के जोर से बंद कर देते। अगर दौलत काम ना आती तो डंडा काम आ जाता और इनके अक्सर मुखालफिन हादसाती मौत का शिकार हो जाते। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता, कोई दरिया में डूब जाता, किसी को सांप डस लेता। लेकिन असल में ये सब शाह फैमिली का शिकार होते थे।
उनके मुखालफिन उनके खिलाफ तूफान खड़ा करते, थाने कचहरियों में मुकदमात चलते, वकीलों की बहसें होती, लेकिन नतीजा धाक के वही 3 बात। आखिर में यही साबित होता कि मरने वाला इत्तफाकी या हादसाती मौत से 2-4 हुआ है, किसी ने उसे नहीं मारा। रियासत अली शाह का बाप और बाकी खानदान किसी एक पार्टी से कभी वाबस्ता नहीं रहे। उनकी पार्टी सरकारी पार्टी होती थी। जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती, ये लोग उसके नमख्वार होते और ओहदेदार भी होते थे। जैसे ही इक़्तिदार से रुखसती होती, ये भी उससे रुखसत मांग लेते। अपने मादी के तजर्बे की बुनियाद पर बड़े शाह साहब को इस बात का ज्ञान हो जाता था कि मौजूदा सरकार की कब छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी होने से चंद माह पहले ओपोजिशन में शामिल होकर अगली हुकूमत में अपनी सीट महफूज कर लेते। बड़े शाह साहब को भी अपने बुजुर्गों की तरह हर शरई ऐब लगा हुआ था। उस जमाने में हकीम, वैद और सन्यासी शायद असल नुस्खा तैयार करते हों। अब हर चीज नकली हो रही थी। जब खुराक असल ना रही तो नुस्खे और कुश्ते कहाँ असली रहते। बड़े शाह साहब की उम्र 70 साल होने को आ रही थी, लेकिन अभी तक वो जिनसी बहराह रवी से नहीं हटे थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में बाकायदा 4 शादियां की थी। अभी उनकी 3 शरीके हयात जिंदा थी। तीसरी को तो वो 4-5 साल पहले ही ब्याह कर लाए थे। ये सब कुछ उनकी ऑन द रिकॉर्ड था। ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या क्या गुल खिलाते थे, इसका इल्म हर किसी को तो नहीं था, फिर भी उनके हल्का अहबाब को जरूर था। शाह साहब के शहर की तवाइफों से ताल्लुकात कोई राज की बात नहीं थी। उन्होंने अपने जिस्म को कायम दायम रखने के लिए अपने बड़ों की तरह कुश्ता जात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। यही एक जरिया था जिससे वो अपनी जिनसी हिस्स को तस्कीन पहुंचा सकते थे। लेकिन अब पहले वाला जमाना नहीं रहा था। तब तो गाँव का हकीम भी कोई काम की दवा दे देता था। शाह साहब ने दूसरे जिले के गाँव से एक सन्यासी को इसकी शोहरत सुनकर तलब किया था और उससे अपने यहाँ मेहमान रखकर उसे चांदी का कुश्ता तैयार करवा रहे थे। सन्यासी अपनी दांस में तो कोई गलती नहीं करता था और हर दफा मेहनत से चांदी को आंच देता था। कभी कोई आंच कम या ज्यादा रह गई हो, शायद इसी के सबब कुश्ता चांदी कुश्ता जहर में तब्दील हो गया। शाह साहब ने पहली खुराक खालिस मक्खन के साथ खाई, उनका तो कलेजा ही कट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे कपड़े गंदे करते रहे। एक वो वक्त भी आ गया जब रियासत अली शाह ने, जो बड़ी बेचैनी से अपने वालिद साहब की मौत का मुंतज़िर था, उनकी चारपाई दूसरी हवेली में जहां इसकी तीसरी वालदा साहिबा फर्दकश थी, पहुंचा दी। शाह साहब ने उस हवेली में उस हालत में दम तोड़ा कि उनके जिस्म से बदबू के भभूके उठ रहे थे। उनके मुखालफीन तो इसे मकाफात अमल से तशबीह देते थे, लेकिन सन्यासी का कहना था कि शाह साहब ने उसकी हिदायत के बरक्स कुछ ज़्यादा मिकदार में खा लिया था। यही उनकी मौत का सबब बन गया। रियासत अली शाह ने सन्यासी की टुकाई अपने गुंडों से अच्छी तरह करवाने के बाद एक रोज़ों से किराया देकर इस शर्त पर जाने की इजाज़त दी कि वो आइंदा सारी जिंदगी नज़दीक या दूर कम से कम 100 देहातों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। बाप की मोरोसी गद्दी पर बेटे का हक ही बनता था। रियासत अली शाह यूनियन काउंसिल का चेयरमैन था और बड़े शाह साहब MPA थे। अब उनकी मौत पर जो गद्दी खाली हुई थी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे। ये ज़िमनी इलेक्शन भी मामूल की कार्रवाई होते। रियासत शाह जानता था कि इस इलाके में आइंदा 1000 साल तक भी अगर इलेक्शन होते रहे तो इसके खानदान से MPA, MNA और चेयरमैनशिप कोई नहीं छीन सकता। वो तो न जाने कब से बड़े शाह साहब की मौत का ख्वाब देख रहा था, लेकिन शाह साहब ने तो हद ही कर दी थी और मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उल्टा शादी पर शादी किए जा रहे थे। वालिद की मौत की रसूमात से फारिग होते ही रियासत शाह ने पहला काम यही किया, अपने दोनों माओं से जिनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी, उनके हिस्से की जायदाद अपने नाम लिखवा ली। उसे खतरा था कि कहीं दूसरे भाई ये काम उससे पहले न कर लें। फिर इलेक्शन की तैयारियों में जुट गया। रियासत शाह के तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलेगी। उस रोज जब नदीर मोची ने उसे आकर बताया, शाह जी, पलवाल वाले सरदार भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी कुव्वत समाअत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने दोबारा नदीर मोची से तस्दीक की कि उसने क्या फिक्रा कहा है, और जब उसने बताया कि बाकी पलवाल का सरदार उसके खिलाफ इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, उसे जबरदस्त ज़हनी धचका लगा। साले सिखों की औलाद हमसे मत लगाएंगे। उसने नफरत से होंठ सिकोड़े। भाई नदीर, जरा खबरदार रहना, समझे? हमें एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए, पता लगाओ उनके पीछे कौन है। ठीक है, वो मालदार आसामी है, लेकिन इस इलाके में किसी बदमाश पार्टी की मदद के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता।